तलब ऐसी कि सांसों में समा लूं तुम्हें, किस्मत ऐसी कि देखने के लिए मोहताज हो गए। बहुत बड़े कंटेंट को, बहुत बड़ी धरोहर को हासिल करने के लिए हमें बहुत स्पीड की आवश्यकता नहीं है। हमें सोच समझकर अपने वैचारिक कदम को वैचारिक रूप से बढ़ाना होगा। हमें ज़रूरत के हिसाब से ही चलना होगा। हम बहुत ही स्पीड, बहुत ही गति अपना लेंगे तो फिर भी हम पीछे छूट जाएंगे। यानी हमें एक साहूलियत अपनानी है अपनी शिक्षा के लिए। हम आपके साथ मुखातिब होते हैं बार बार एक महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। आपको बार बार हम जगाने का प्रयास करते हैं, बार बार ये कोशिश हमारी रहती है कि आप बेहतर करें। बेहतर पर्याय लेकर के मैं हमेशा हाजिर होता हूँ, ये सोच करके कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कहीं गतिशील ना हो जाएं और ज़रूरत से ज़्यादा कहीं धीमे ना हो जाएं। अक्षांश देशांतर रेखा संबंधी ये पार्ट 4 है। ध्यान देना, सीरीज को बढ़ा दिया हमने। अक्षांश देशांतर रेखा संबंधी ये पार्ट 4 है, यानी एपिसोड नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने भूमध्य रेखा के बारे में अलग से जाना है। मैंने आपको अलग अलग पर्याय देना चाहा है। मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको बिल्कुल अलग करके दूं, जिससे आप भी थोड़ी सी कुछ तो अलग रोचकता पाएं। ये ज़रूरत के हिसाब से मैं हमेशा जुड़ा रहा आपसे। तो अब स्वागत, अभिनंदन आपका कर रहा हूँ इस महत्वपूर्ण कंटेंट में। आशा है हमें फिलहाल कि आप बहुत ही मनोवेग से जुड़ रहे हैं और देख पा रहे हैं। ध्यान देना, अक्षांश देशांतर रेखा में जहाँ हम लोगों ने भूमध्य रेखा के बारे में सब कुछ जान लिया है, ठीक इसी कड़ी में अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हमारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। कर्क रेखा वाकई में है क्या? पहली बात तो घबराना नहीं है। बड़ी सहूलियत होती है पढ़ाई में। जब आप किसी चीज़ को टफ समझ लेते हैं वो टफ हो जाती है, बस इतना ही है। कठिन सरल का अंतर ही इतना ही है। कर्क रेखा है क्या? कोई नहीं है, एक काल्पनिक है, अवधारणा है और कुछ है नहीं है। कर्क रेखा एक काल्पनिक अवधारणा है। हमें अपनी पृथ्वी संबंधी 4 से 5 रेखाओं का अध्ययन करना होता है, जिसमें से हमने महत्वपूर्ण भूमध्य रेखा के बारे में जान लिया है। अब हम कर्क रेखा के बारे में जानने वाले हैं। ध्यान देना, अगर मैं आपको वो पोजीशन बता दूं, ये आपकी पृथ्वी है तो यही आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था है आपकी। एक काल्पनिक संरचना बनाई गई है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ बताया जाता है। ये चीज़ मान के चले तो जिस हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, वाकई में ये 23.5 अंश यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात हो रही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की। अगर आपको संपूर्ण चीज़ बहुत ही बेहतर ढंग से समझनी है तो हमेशा मैंने आपसे कहा है एपिसोडों को क्रम से लें। अक्षांश एवं देशांतर रेखा संबंधी जो पार्ट 1 आया है ना, आप शुरुआत वहाँ से करें। ऐसा करने से आप बेहतर कर पाएंगे, ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। कंजूसी ना करें। कंजूस बनने पर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। कंजूसी करने से बहुत ही हालात बिगड़ जाएंगे आपके। आपकी रोचकता बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ, समझना जरा, ध्यान से सुनने का भी प्रयास करना। एक कंजूस लड़की ने एक कंजूस लड़के से कहा, दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, तो कंजूस लड़की ने कंजूस लड़के से कहा, अगर तुम्हें मिलना है हमसे तो मैं रात को एक सिक्का गली में फेंकूंगी और जब तुम सिक्के की आवाज़ सुन लेना तो ऊपर चले आना। तो लड़का भी उत्साहित था। लड़की ने अपने क्रियाकलाप को रात में संपादित किया। लड़की ने सिक्का नीचे गिराया और लड़का 1 घंटा देरी से लड़की के पास आया। लड़की कह रही, अब क्या करोगे, अब क्या करने के लिए आए हो, इतना देरी से क्यों आए हो, बहुत लेट होगी, अब निकल जाओ। तो लड़का कह रहा, अरे बाबा मैं तो वो सिक्का ढूंढ रहा था गली में। लड़की ने कहा, पागल कहीं के, मैंने सिक्के को रस्सी से बांधकर फेंका था। अब सोचो, कंजूसी की हद हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा कंजूसी कि मैं सिक्के को, मतलब किसी को फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ में, लेकिन हाँ 1 रुपये की सिक्के ने सब कुछ मामला बिगाड़ कर रख दिया। तो इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। कंजूसी करना है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करना है
जितना आप करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जितना अगर इतना ज़्यादा कंजूस हो जाएंगे फिर तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के साथ हद तक जाना है। अब इसमें माइनर अंतर निकालने बैठ जाते हैं हम लोग। कई बार हम परीक्षा में बैठते हैं या किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो हम उसका वो सिलेबस देखने लगते हैं, अच्छा ये लिखा गया, ये लिखा गया। अरे यार वो लिखा गया है ना, उन्होंने तो कभी ये दायरा आपको बताया नहीं कि कर्क रेखा से मैं चलो इतना ही पूछूंगा। मैं दायरा बड़ा है इनका, इसलिए बड़े अभिप्राय में लेना जरूरी है। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर बात है। अब जरा ध्यान दें, इस कर्क रेखा के महत्व को भी समझें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहने का मतलब हुआ, आपको मैंने बताया भी है, 21 जून को हम लोग कर्क संक्रांति मनाते हैं या कर्क संक्रांति के रूप में जानते हैं। ये चीज मान के चलें, 21 जून को कर्क संक्रांति के रूप में जाना जाता है। अब हमारा प्रश्न ये बन जाएगा कि संक्रांति क्या है। संक्रांति क्या है? आप तो कर्क रेखा पर निर्भर थे और हम पूछ रहे हैं संक्रांति क्या है। आप तो इस बात पर निर्भर थे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ये आपका रटा हुआ मामला है। मैं इस बात को पूछूंगा ही नहीं अगर मैं एग्जामिनर हूं तो। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, मैं इस बात की जानकारी नहीं लेना चाहता। मैं आपसे संक्रांति पूछना चाह रहा हूं, संक्रांति क्या है? तो ध्यान देना, संक्रांति का मतलब आज से ये बात आपको पता रहनी चाहिए, सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने की सीमा, दक्षिणायन होने की सीमा ही संक्रांति है। बड़ी विशेष बात है ये कि सूर्य की हद है ये। हर एक चीज की सीमा होती है, सीमा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता और हम मनुष्य हर सीमा का उल्लंघन करते हैं, हर हद को पार कर जाते हैं, हर जगह अपनी हद को समाप्त कर देते हैं, है ना। इसी वजह से हम हमेशा मार ही खाते हैं। ध्यान देना, सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने की सीमा, यानी हमारा सूर्य इससे ज्यादा उत्तर नहीं जा सकता और हमारा सूर्य इससे ज्यादा दक्षिण नहीं जा सकता। तो जो सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर नहीं जा सकता, ये इसकी हद है, ये इसकी सीमा है। जो सूर्य है वो 23.5 डिग्री दक्षिणायन यानी मकर रेखा के नीचे नहीं जा सकता, ये इसकी हद है, सीमा है। इसीलिए हम 21 जून वाले, ये जो दिन पकड़ा है हमने 21 जून को सूर्य की वापसी होती है पुनः। कहाँ से? कर्क रेखा से यू टर्न लेगा, ये कर्क रेखा से यू टर्न लेगा क्योंकि ये अपनी हद पार नहीं करेगा, ये इसकी सीमा है, वो वहां से वापस चला आएगा। नेचर कभी अपनी हद नहीं पार करती। हमने आपसे पहले भी कहा, हम मनुष्य अपने हदों को पार कर जाते हैं, ये नेचर है दोस्त, ये अपनी सहूलियत पर ही बने रहते हैं। सूर्य अपने हद तक पहुंचा, अपनी सीमा तक पहुंचा, जिसे आपने उत्तरायण कहा, जिसे आपने क्या कहा है? उत्तरायण। विकल्प में उत्तरायण दक्षिणायन मिल सकता है। तो यहां पहुंचा, इसके बाद सूर्य ने अपनी वापसी तय कर ली। तो इसी वजह से 21 जून को हम ग्रीष्म आयनांत भी कहते हैं। ग्रीष्म आयनांत इसलिए कि भैया अब हमारे इस भीषण गर्मी का अंत होने वाला है, हमारा सूर्य अब हमसे वापस जाने वाला है। जिसने हमें पिछले कई महीनों से जला रखा था, जिसने हमें पिछले कई महीनों का मतलब अप्रैल, मई, जून की भीषण गर्मी से हमें तपा रहा था, क्योंकि इसकी किरणें लगभग हम पर सीधी पड़ रही थी। 21 जून को तो बिल्कुल सीधी पड़ी। इस राहत से हमें छुटकारा देने के लिए सूर्य ने वापसी कर ली, 21 जून को वापस हो जाता है, इसलिए इसको ग्रीष्म आयनांत भी कहा जाता है। ध्यान देना, अब आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। ग्राफिकल निरूपण करें, जिंदगी भर याद रहेगा। रटी हुई चीजें आप खुद समझदार हैं, ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है। तो उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होने की सीमा। चलिए यहां तक की बात क्लियर है। एग्जामिनर साहब बड़े ही चालाक निकले, उन्होंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है अगर 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा 21 जून को? कहिए ना आप। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को है, तो दक्षिणी गोलार्ध में
सबसे छोटा दिन होगा, होगा कि नहीं होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। यहां तक की बातें स्पष्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी रात सबसे छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में? कौन सी रात सबसे छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में? आपको पता होना चाहिए, जिस दिन दिन का मान बड़ा हो जाएगा उसी दिन में जो रात होगी वो छोटी होगी, है ना? इसका मतलब 21 जून वाली जो रात होगी, ये चीज उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तो होता है और इसी दिन सबसे छोटी रात भी होती है। इस बात को याद रखिएगा। एग्जामिनर उल्टा पूछ सकता है आपसे प्रश्न, लेकिन समझे रहेंगे तो व्यवस्था के साथ बने रहेंगे और आप एक बेहतर पर्याय लेकर के अपने एग्जाम में मुखातिब हो रहे होंगे। आपका हौसला बढ़ा रहे, इसी उद्देश्य से तो हम काम कर रहे हैं। आगे देखिए, यहीं तक मामला रुक जाए तो बेहतर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्रीष्म अयनांत आप समझ चुके हैं, संक्रांति आप समझ चुके हैं। IAS बहुत बड़ा एग्जाम, आपको सब कुछ पता है। 2022 में एग्जामिनर ने सवाल कर दिया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? यह हाल फिलहाल अभी ये वर्ष आपसे गुजरा हुआ है। हाल फिलहाल इस वर्ष ने अभी हमारे साथ अपनी यादों को छोड़ा हुआ है। 2022 हमसे 365 दिन लगा रहा। 2022 ने हमें बहुत प्रेम, सम्मान, यातना, दर्द सब कुछ दिया। 2022 ने हमारे चैनल की शुरुआत की। 2022 ने हमारी ज़िंदगी में कुछ लाने का काम किया और हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ ले जाने का काम किया। ये हर बार ऐसा आपके साथ होता ही रहेगा। एक मानवीय जीवन है, आपको सुख से ज़्यादा कष्ट ही मिलते हैं। हम भले ही किसी भी विशेष प्रकार की तैयारी कर रहे होते, सच में हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उलझाए हुए होते हैं। जानवरों को देखना, जरा कभी उनसे तुलना करना। वो पृथ्वी पर आए हैं, स्वच्छंद मन से आए हैं, स्वच्छंद रूप से अपने जीवन का निर्वहन करके हंसते खेलते यहाँ से पलायन कर जाएंगे। उन्हें हमारी तरह, आपकी तरह टेट, सीटेट, सुपर टेट ऐसे तमाम प्रकार के एग्जामों की तैयारी नहीं करनी है। उन्हें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पहलुओं में अपने आप को नहीं झोंकना है। वो स्वच्छंद मन से आए हैं, स्वच्छंद जीवन यापन करके यहाँ से चले जाएंगे। हम आप इसी विशेष प्रकार की कड़ी में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें न हम उसे सुलझा पाएंगे, न वो सुलझाने वाली कोई बात ही रह गई। बहरहाल, अगर हम अपने विशेष प्रकार की सामाजिक पहचान को, यानी अपने जब जीना ही है यार, जब जीना है ही, तो हम जब अपने आप की अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, जब हम समाज में अपना कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा, जब हम थोड़े से मेच्योर ज़्यादा हो जाएंगे, जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे, जब हम जिम्मेदार हो जाएंगे, जिम्मेदारियां आपको सब कुछ एहसास कराएंगी, तो उस समय आपको बार बार ये चोट मारेंगी कि आपने उस समय क्या किया था। अतएव करिए। जिंदगी है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी करिए, क्योंकि जितनी है ये इससे है। मेरी बात आप समझ रहे? जिंदगी है कुछ भी नहीं, लेकिन जितनी है वो इससे है। इसलिए करिए, इसलिए पढ़िए। जिंदगी और कुछ भी नहीं सिवाय इसके। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही बेहतर निखर जाएगी आपकी जिंदगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये IAS वालों ने पूछ लिया। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल बात है, अभी आप तो बता भी चुके हैं। इतनी सरल बातें कहाँ पूछी जाती हैं IAS वगैरह में। मैं भले ही थोड़े से अपने इस चैप्टर को लेंदी कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, घबराना मत, क्योंकि बहुत साहुलियत से पढ़ी हुई चीज़ें याद रह जाती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ बेहतर ढंग से। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा कब, ये बात पूछ लिया IAS वालों ने। लेकिन हमें तो पता था 21 जून बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट से, है ना। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था हमें परेशान करने लगी। देखना कैसा उन्होंने किया। उन्होंने कहा मई का दूसरा पखवाड़ा, मई का दूसरा पखवाड़ा ये दिया। फिर इसने कहा जून का दूसरा पखवाड़ा। फिर उन्होंने कहा दिसंबर का पहला पखवाड़ा। फिर इसने कहा जून का पहला पखवाड़ा।
ऐसा करके विकल्प बना दिया। तो हम अब ये सोच में पड़ गए कि यार 21 जून तो हम शायद रटे थे, क्योंकि जब ऐसा विकल्प हो जाएगा ना तब फिर आपको ये 21 जून भी याद नहीं आता है। कहो क्यों? क्योंकि एग्जाम में हम बड़े प्रेशर में होते हैं, इसलिए हमें उस समय ये बात याद ही नहीं आती है कि करना क्या था यार, करना क्या था। हम सोच में पड़ जाते हैं कि करना हमें क्या था, वाकई में वो बात हमें याद नहीं आती है। तो 21 जून तो हमें याद था, लेकिन फिर भी हम उसको भूल गए। अगर भूल गए तो फिर तो खत्म, गलत कर जाओगे। 21 जून अगर याद है, ये सही कर जाओगे। 21 जून का मतलब एक माह में 2 पखवाड़े होते हैं ना, एक माह में 2 पखवाड़े होते हैं। तो ये जो जून का है, जून माह का ये कौन सा पखवाड़ा पड़ेगा, पहला कि दूसरा? तो दूसरा पखवाड़ा होगा। जून माह का जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें क्या होगा, दिन का मान सबसे बड़ा होगा। एग्जामिनर ने ये जानना चाहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट पॉइंट हमें बता दो, एग्जैक्ट बात हमें बता दो, उन्होंने ऐसा पूछा ही नहीं। उनका मतलब था कि आप हमें पूरी बात बताएं कि जो 21 जून यानी जून का जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसमें दिन का मान वाकई में बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, ये बात उन्होंने जाननी चाहिए, इसलिए इस तरीके से पूछा। तो हम जिसको चर्चा में लिए हुए हैं, जहाँ संक्रांति स्पेशल क्वेश्चन था, जहाँ आयनांत का मतलब आप समझ गए हैं, 21 जून को मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसे याद कर चुके हैं। मैंने सबसे छोटी रात पर फोकस किया है, मैंने सबसे बड़े प्रश्न पर, सबसे बड़ी परीक्षा में पूछे गए सबसे बड़े प्रश्न पर फोकस किया है, और मैंने इसलिए इस पर इतना काम किया है जिससे आप इस चीज को जान पाए। किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये वीडियो छोड़ करके भागो मत। ये ना सोचो कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, धैर्य बना लो, धैर्यता से काम करो, पूरा वीडियो देखिए, आपको व्यवस्था अच्छी लगेगी, आपको सारे कंटेंट में मिलने वाले हर पहलू बहुत ही बेहतरीन होंगे। एक ही मंच से मैंने सब कुछ देने का वादा किया है और मैं वो प्रयासरत हूँ, मेरा काम है ये करना और आपका काम है बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा ध्यान दें, कर्क रेखा संबंधी अभी भी बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को का आना शेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना भी शेष है। ध्यान देना, कर्क रेखा में अब आपसे ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर जाती है। ये बात आप याद कर लें, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे मैं आपको बता दूं कि छोटे एग्जामों में ये बात नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अब मैंने आपसे ये कहा है कि कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, किस एग्जाम को आप छोटा मानोगे, किस एग्जाम को आप बड़ा मानोगे, ये हमारी सोच है तो कोई ऐसा नहीं। तो किन किन देशों से होकर जाती है उस बात को याद कर लें। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाएगी। याद करने वाली विशेष बातें मैं दे रहा हूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के बाद ये जाएगी एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका के बाद एशिया महाद्वीप से होकर जाएगी। तो हमें इन बातों को इस तरीके से याद भी करना है और जानना है, 2-3-4 बार हमारे साथ बोल लें, बाकी आपका प्रयास खुद करना है। उन चीज़ों को याद करने के लिए आपको अपना तरीका अपनाना है। देखना, उत्तरी अमेरिका, और जब हम महाद्वीप का फिगर बनाए होंगे, जब महाद्वीप की बात अलग अलग कर रहे होंगे, वहाँ भी मैं इस बात पर जिक्र करूँगा, लेकिन फिलहाल ऐसे याद करिए आप, और नोटबुक पर आप इसको प्रयास भी करिए अपने। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहली बात है आपको याद करना है मैक्सिको, और एक बात और याद करनी है बहामास। बहामास एक द्वीप है, मैक्सिको एक देश है। ध्यान देना, ये सब हमें मिलेंगे आगे चल करके, पैटर्न वाइज मिलेंगे, अभी नाम इनका जाने आप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको से जाएगा, बहामास से जाएगा। बार बार आप जब गूगल सर्च मारेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका यहां जवाब नहीं होगा। आप ऐसा कोई प्रश्न ला ही नहीं सकते हो जिसका जवाब यहां होना। पूरा सीक्वेंस लेते जाइए। जिस दिन मैंने अक्षांश देशांतर रेखाओं के एपिसोड को खत्म कर दिया, इसके बाद आप ढूंढ के लाइए, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जरूरत नहीं रही। आप गूगल पर सर्च मारेंगे, तो मैं इसलिए उसको भी बता रहा हूं कि गूगल सर्च करते होंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे आप। मैक्सिको, बहामास, लेकिन वहां आपको मिल जाएगा किसी किसी जगह पर हवाई द्वीप,
जो स्टार बात है, स्टार तरीके से बता रहा हूँ मैं इसे, हवाई द्वीप भी मिलेगा। हवाई द्वीप जिसे प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है, याद करना, एंटीलीज का मोती अलग है, क्यूबा, लेकिन प्रशांत महासागर का मोती अलग है, जिसे प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है। इस पर और भी बातें होंगी, परंतु वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एपिसोड में होगी। हवाई द्वीप, इसका क्या चक्कर है कर्क रेखा से? चक्कर ये है कि कर्क रेखा इसके बिल्कुल समीप है, या ये कहते हैं कि कर्क रेखा इसको टच करके, स्पर्श करके जा रही है। इस वजह से किसी किसी जगह पर, किसी किसी स्थान पर इसे ये दर्शाया गया कि हवाई द्वीप से भी कर्क रेखा जा रही। तो आप इस बात को याद रखें कि कर्क रेखा इसे स्पर्श करके जा रही है, इस वजह से हवाई द्वीप को भी कहीं कहीं गिना जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि हवाई द्वीप और बहामास, ऐसे कोई और एक दो द्वीप ऐसे करके आपसे क्वेश्चन लाए, फिर आप उसमें फंसे। इसलिए आप जरूरी है इन बातों को भी ध्यान रखें। हवाई द्वीप का कहना और हवाई द्वीप का उस जगह आना, इसका मतलब ये था कि हवाई द्वीप का भी संबंध कुछ कर्क रेखा से है। जो भी संबंध है छोटा बड़ा, मैंने उस बात को जान लिया है और जानने का प्रयास भी किया है, क्योंकि जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कुछ इस तरीके से पढ़ रहे होंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक हवाई द्वीप मिलेगा। इस द्वीप से कर्क रेखा ऐसे गुजरेगी तो मैक्सिको जाएगी, मैक्सिको से बहामास पहुँचेगी, इसके बाद ये उत्तरी अमेरिका को पार कर जाएगी, इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले ये पश्चिमी सहारा जाएगी। पश्चिमी सहारा देश है वहाँ का, अफ्रीका का ये देश, ये कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए ऊपर मैंने देश लिखा है। कर्क रेखा जहाँ से जाएगी, कर्क रेखा देशों से गुजरती है, ये चीज़ मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ, देशों से गुजरती है, यानी जिन देशों से गुजरती है कर्क रेखा, वो नीचे आपका एरो बना दिया हमने, इस तरीके से याद रखिएगा। पश्चिमी सहारा, मारतानिया, मारतानिया, माली, ये क्रम से है भाई, माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और है आपका मिस्र। अच्छा, किसी किसी जगह आप सर्च करेंगे तो चार्ट भी देगा, किसी किसी जगह आप सर्च करेंगे तो चार्ट भी लिखा होगा। अच्छा चलो, चार्ट आप दे रहे हो, चार्ट भी वहाँ का देश है, परंतु ये चार्ट से होकर नहीं जाती है कर्क रेखा, इस बात को ध्यान रखें। चार्ट को स्पर्श जरूर कर दे रही है, इसलिए किसी किसी ने जैसे हवाई द्वीप को स्पर्श किया, इसने ऐसे चार्ट को स्पर्श कर दिया इसने। तो स्पर्श वाली बात अलग है, वैकल्पिक व्यवस्था। अब आप झगड़ा नहीं करना है आपको कि ये गलत है, वो गलत है, वहाँ देखा हमने तो गलत मिल गया, दूसरा किसी यूट्यूब चैनल को देखा तो और गलत मिल गया। इसलिए मैंने आपको उस गलती को ही सुधारना चाहा है। जो आपको लग रहा है कि गलत हुआ है, गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, एग्जामिनर पूछेगा तैयार हैं हम यार, क्यों नहीं तैयार है, देखना जरा, विकल्प बना दूं मैं आपसे, हवाई द्वीप, चार्ट, और फिर मैंने लिख दिया मिस्र, और अगला विकल्प मैंने दे दिया पाकिस्तान, ऐसे पूछा, या इस तरीके दिया हवाई द्वीप, चार्ट, मिस्र, और अगला जो देश हमने दिया वो दे दिया है नेपाल, देखो। और पूछा मैंने इसमें से कहाँ कर्क रेखा नहीं जाती है, तो यार सीधी बात, अब नेपाल टिक किया जाएगा, क्योंकि ये लगभग है ना, हवाई द्वीप और चार्ट लगभग आसपास है ना, इसलिए इन स्टार प्रश्नों को स्टार तरीके से सहेज लीजिए। सहेजने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब एग्जामिनर पूछते हैं ना तो कई प्रकार के वैचारिक गेमों का वो पालन कर लेते हैं, उनका दिमाग है, उनका काम है हमारे मस्तिष्क से खेलना, इसे डाइवर्ट करना या इसे चेक करना कि कितना समझ कर आए हो, क्या ऐसे रट कर आए हो या कुछ कहीं समझे भी हो, क्या कहीं लाइन खींच कर आपने कभी इनको पश्चिम से पूरब सजाना चाहा है, या किसी ट्रिक के माध्यम से याद करके चले आओ। मैंने आपसे कहा है याद करना अलग बात है, क्रम से याद करना बहुत बड़ी बात है। हाल फिलहाल अभी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम आने वाला है, बहरहाल अभी एग्जाम मैं कह रहा हूँ आने वाला, बहरहाल अभी उसका आवेदन होगा और बहुत ही जल्दी हो सकता है, जिस तरीके से सूचना चल रही है तो फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे, उसका पेपर भी होगा। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे यानी बीईओ बनने की तैयारी करेंगे, उन्हें पक्का इसका सीक्वेंस जानने की जरूरत है। ये नहीं कि बस आप रट लो मैक्सिको, कोई ऐसे ट्रिक बना लो, मौसी आई, मालिक घर, मारतानिया मिला, ये सब मिला, ऐसे ये सब करोगे तो फिर इधर का उधर हो जाएगा ना। फिर हर जगह ट्रिक पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, क्रम पकड़ना चाहिए। देखना, अगर हम पश्चिम से पूरब मैप में चलेंगे ना, ऐसे पश्चिम से पूरब ऐसे मैप में जाएंगे तो यहाँ आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा,
यहाँ आपको अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, यहाँ आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा जिनसे कर्क रेखा जा रही है, तीनों महाद्वीप मिल जाएंगे। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है, इसलिए मैंने तीनों महाद्वीप भी इंगित कर दिया है। एग्जामिनर कभी कभी महाद्वीप ही पूछ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो जान चुके हैं। अब इधर से क्रम से देश है, देखो हवाई द्वीप फर्स्ट लिखा हमने यहाँ, मैक्सिको, बहामास। हवाई द्वीप को मैंने देखो अलग से इंगित कर दिया क्योंकि कभी कभार इनको गिना नहीं जाता, काउंट नहीं किया जाता है। जब देशों की संख्या गिनी जाएगी तो हवाई द्वीप को नहीं गिना जाएगा, चार्ट को नहीं गिना जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव अपने मतानुसार करिएगा, वहां देख करके किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है उस हिसाब से करिएगा। मैं ऐसा कर दूं, विकल्प देखना, मारतानिया, माली, अल्जीरिया और चाड, निम्न में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो चाड टिक किया जाएगा, है ना। इस तरीके की बात समझना, एग्जामिनर इसलिए ऐसी मनोभावों से खेलेगा, ऐसे प्रश्नों को उठाएगा जिससे आप बार बार विचलित हो जाए। आगे जरा ध्यान दें, तो हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जान लिया, पश्चिमी सहारा, मारतानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, यहां से होकर जाएगी। यहां से एक स्टार प्रश्न और आप याद कर लें, मिस्र में आपको मिलेगी नासिर झील। कौन सी झील? नासिर झील। इस झील का नाम हमने क्यों ले लिया? इस झील का नाम इसलिए लिया क्योंकि हमने मिस्र का नाम लिया, और मिस्र के साथ इस झील को ही क्यों जोड़ा है हमने? क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है। एग्जामिनर प्रश्न करेगा कि किस झील से कर्क रेखा गुजरती है, उत्तर आपका नासिर झील। कर्क रेखा नासिर झील से गुजरती है। इस झील का संबंध किस देश से है? मिस्र से। मिस्र का दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट है। याद रख पाएंगे ना आप? ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप एशिया चले आइए। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले पहुंचेगी कर्क रेखा सऊदी अरब पहुंच जाएगी। इसके बाद यूएई पहुंचेगी। यूएई इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि इसी को कहा जाता है यूनाइटेड संयुक्त अरब, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद पहुंचेगी संयुक्त अरब अमीरात पहुंच जाएगा। ये रेखा चल रही है जो काल्पनिक रेखा जिसे दौड़ा रहे हैं हम लोग। अब सऊदी अरब के बाद आपका सफर कहां पहुंचा है? संयुक्त अरब अमीरात की तरफ। इसके बाद आप जाएंगे ओमान के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने भारत के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद यहां आप ध्यान दीजिए म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार, और इसके बाद म्यांमार के बाद आ जाएगा चीन, और चीन के बाद आ जाएगा ताइवान। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो हम देख पा रहे हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देखोगे अच्छी जगहों पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो उत्तर वहां लिखा रहेगा 16, जबकि आप देख पा रहे हैं 17 इधर लिखा, 18 इधर लिखा है। और जब आप गूगल सर्च मार रहे होंगे विशेष जगह आपको ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के उत्तर मिल रहे होंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इनको स्पर्श करती है, इनसे होकर गुजरती नहीं है, लेकिन हाँ वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव हम अपने तरीके से करना जानते हैं और हम उस तरीके से इस पर टिक भी करेंगे। शायद ये बात आप समझ गए होंगे। और इसे किस तरीके से याद करना है, पश्चिम से पूरब, ये पूरी तरीके से व्यवस्थित क्रम है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा जाएगी। किन किन देशों से जाती है, सारी उन व्यवस्थाओं पर चर्चा हो गया। नासिर झील से जाती है, इस बात पर भी चर्चा कर लिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अच्छा, तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब जरा ध्यान देना, कर्क रेखा आपके भारत से भी तो गुजरी है, कर्क रेखा ने अपने भारत से भी तो सफर किया। अब बात ये बन गई कि अब तक तो हमने जो भूमध्य रेखा को देखा वो भारत में आई ही नहीं, लेकिन कर्क रेखा जब हमारे भारत से गुजरेगी तो क्या एग्जामिनर ही रुक जाएगा? अब तो हमारे भारत का एग्जामिनर हमसे भारतीय सवाल करने के लिए मजबूर कर देगा या करेगा भी। भारतीय सवाल का मतलब ये कि कर्क रेखा हमारे भारत के किस किस राज्य से जाएगी, ऐसा प्रश्न लेकर वो खड़ा हो जाएगा। तो बहुत से ट्रिक हम याद भी कर लेते हैं, मित्र पर गमछा झार ऐसा कुछ करके लोग पढ़ते थे भी, हम भी पढ़े हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये चाहता हूँ वो अटपटा सा है। अटपटा का मतलब है तो बहुत सहज, एक बार पढ़ा याद हो गया, लेकिन कठिन उसमें क्या था? कठिन ये था कि राज्य को क्रम से नहीं रखा गया है। और मैंने आपसे यही कहा, याद करना अलग बात है, सहेजना अलग बात है, बनाना अलग बात है, बिगाड़ना अलग बात है। यानी किसी भी चीज का संयोजन करना बहुत अलग है। जब आप उसका व्यवस्थित क्रम जानेंगे तभी कुछ काम कर पाएंगे। अब जरा ध्यान दें, मैं बात करूंगा आपके भारत से। भारत में कर्क रेखा, देखो ये होगी आपकी टॉपिक, भारत में कर्क रेखा। कर्क रेखा संबंधी अब मैं लास्ट पहलू पर चर्चा कर रहा हूं। भारत में कर्क रेखा कहां कहां से जाएगी, तो मुझे पूरी बात तो बिल्कुल आराम से बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो देखो, मैं अपने तरीके से एक ट्रिक बना दूं, गोरी, देखो गोरी लिख दिया हमने, अच्छा लगे इस वजह से लिखा हमने, गोरी मस्ती न झार, मस्ती न झार, पागल तेरा रोम, पागल तेरा रोम। अब आप सोचो सर, अभी आप ट्रिक का विरोध कर रहे थे, अभी आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी ट्रिक है। वहां 16 देश थे, उन पर ट्रिक बनाओगे, उन पर ट्रिक बनाते बनाते जितना टाइम लगाओगे, जितना उनको याद करने में समय गंवाओगे, वहां समस्या है। ये कम राज्यों से होकर जाएगी, तो उन जो राज्य हैं उनको याद करना आसान होगा। और मैंने वो ट्रिक खारिज क्यों किया, मित्र पर गमछा झार, खारिज उसे क्यों कर रहा हूं, जबकि मैंने भी उसे याद भी किया था, इसलिए तो बता रहा हूं आपको। उसे खारिज इसलिए मैंने किया क्योंकि उसमें राज्य सीक्वेंस से नहीं लगे हैं, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। लेकिन ये व्यवस्थित क्रम है, हमारा जो ट्रिक भी होगा ना वो व्यवस्थित होगा, क्योंकि वो स्वतः मैं उस पर प्रयास करूंगा, वो स्वतः मेरे द्वारा ही बनाई गई रहेंगी, तो वो व्यवस्थित होंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। आगे देखें, अब गोरी से क्या होगा, गा से होगा मेरे दोस्त, गा से होगा गुजरात, गा से गुजरात, ठीक है, याद करना आसान रहेगा। रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, ठीक है। मां से होगा मध्य प्रदेश, मां से हो गया आपका मध्य प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। देखो मस्ती लिखा है, मस्ती ती, तो इसका मतलब यहां देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये क्रम से जा रहे हो आप, व्यवस्था एकदम क्रम से चल रही। कर्क रेखा आपके भारत में कुछ ऐसे ही प्रवेश करेगी, गुजरात पहुंचेगी, राजस्थान पहुंचेगी, मध्य प्रदेश पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। अगर कर्क रेखा एक गाड़ी है, एक सवारी अगर है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो आप मान चलें कर्क रेखा इसी तरीके से सफर करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ना का यहाँ कोई मतलब नहीं है। झा से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। और ये जो पागल लिखा है ना, इससे बना सकते हैं आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इससे आप कह लीजिए त्रिपुरा, तेरा से क्या होगा त्रिपुरा। और रोम से क्या होगा, अपने राज्य में ऐसा कोई, अपने देश में ऐसा कोई राज्य जिसमें रोम हो, तो मिजोरम ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो मिजोरम लिख लीजिए, है ना। काउंट करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पश्चिम से पूरब अगर हम बात करें, पश्चिम से पूरब अगर आप जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ आप अगर रवानगी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का मैप होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो पश्चिम से पूरब की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो पहले स्थान पर आपको गुजरात मिलेगा, पहले स्थान पर गुजरात मिलेगा, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़, पांचवें स्थान पर झारखंड, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। कुल मिला करके हम ये मान के चलें कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हो सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? जाती तो सबसे है, सबसे कम किस में है?
तो उत्तर आपका हो जाएगा सर्वाधिक सबसे कम राजस्थान में। सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो आप बताइए, राजस्थान में सबसे कम लंबाई है, यानी कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में आपको मिल जाएगी। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में मिलेगी। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। एग्जामिनर ने प्रश्न किया और फिर से मैं आईएएस का ही प्रश्न ले आ रहा हूं। एग्जामिनर ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित भारत की राजधानी, सबसे नजदीक स्थित राजधानी, यानी सबसे समीप कह सकते हैं स्थित राजधानी कौन सी है? नजदीक स्थित राजधानी की अगर बात आएगी तो उत्तर हमारा हो जाएगा अगरतला। अगरतला कहाँ की राजधानी है ये? अगरतला, जो कि राजधानी किसकी है? त्रिपुरा की। ये जो राजधानी है ये कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी है। क्लियर हो गया? एक दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, कुछ इस तरीके का एक प्रश्न मैं बना ही दूं और उस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा के पास नहीं है, कर्क रेखा के पास स्थित नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा, इसलिए मैं इस प्रश्न की रूपरेखा भी आपके सामने रख दे रहा हूं। स्थित नहीं है, कर्क रेखा के पास स्थित नहीं है। और वैकल्पिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से दे रहा हूं आपको कि आपको बेहतर लग जाए। विकल्प नंबर 1 गांधीनगर, विकल्प नंबर 2 रांची, विकल्प नंबर 3 अगरतला और विकल्प नंबर 4 आपके सामने आ गया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये कहीं ना कहीं आप जान चुके हैं कि हम राजधानियों की बात कर रहे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, झारखंड की राजधानी रांची, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। एग्जामिनर कह रहा है कर्क रेखा के पास नहीं है, तो अब वो देखो वही बात आपसे दिमाग से खेल रहा है ना, क्योंकि आपने यहाँ प्रयास किया है, आपका जो प्रयास रहा है सफल भी रहा है, सार्थक भी रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा मिस कर जाओगे ना, मिस आउट होगा तो गलती कर जाएंगे। अब ध्यान दो, उड़ीसा कहाँ है भाई? इस कर्क रेखा के आसपास नहीं है, इसका मतलब हम इसे टिक कर देंगे, ये नहीं है, ये सही बात मान ली जाएगी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर आपका जो गुजरात में बहती है एक नदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी माही, ध्यान देना उस बात को, तो यहां इंगित कर दूं मैं, कौन सी नदी? माही। माही किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी। माही मार रहा है, ये टाइटल था ना कुछ, तो माही को तो जान ही रहे हैं आप। तो माही नदी है एक भारत में, माही नदी, जिसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान। सर्वाधिक ये बहती कहाँ है? राजस्थान में, ज़्यादा इसका क्षेत्र राजस्थान में आता है। और फिर कहाँ है? गुजरात में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये इसका बहाव क्षेत्र है आपकी माही नदी का। माही नदी को यहाँ लाने का क्या मतलब था? लाने का ये मतलब था कि माही नदी राजस्थान में, देखना पूरी बात बता रहा हूं, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ काटती है? तो राजस्थान में, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 बार काटती है, और वो भी कहाँ काटती है? तो आपके राजस्थान में। कोई दिक्कत नहीं। तो कर्क रेखा संबंधी जो सवालात, जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने उस पर आप चर्चा प्रस्तुत कर दी है। बाकी ये मान के चले, अन्य राज्यों के बारे में जब अलग अलग से हम मुखातिब हो रहे होंगे, अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी इन कंटेंट को और बड़ा कर रहे होंगे। आपकी ज़रूरत पूरी हो, ऐसी चाहत है हमारी कि हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। मुझे लगता है ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। एक इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये मान के चले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जो ये व्यवस्था है, जो मैं इस व्यवस्था के साथ उतरा हूँ, जिन चीज़ों को मैं अलग अलग करके दे रहा हूँ, भूमध्य रेखा अलग, कर्क रेखा अलग, मकर रेखा अलग, बड़े बड़े वीडियोज,
ज़्यादा प्रश्न, अद्भुत प्रश्नोत्तरी का संकलन। अगर इन बातों को बहुत बेहतर ढंग से आप ले लिए तो दावा है प्रश्न बाहर से नहीं आ सकता। लेकिन पढ़िए आप सही, इसमें कंजूसी ना करिएगा। वो कंजूसी वाली बात अभी हमने आपसे बताई, कंजूसी करने पर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, जैसे उनका बिगड़ गया था। एक सिक्के को खोजने के चक्कर में उन्होंने अपना सारा काम ही बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ आप ऐसा मत करिए। यहाँ काम ये है कि आप कंजूसी कर जाएंगे, थोड़ा सा कटआउट ले जाएंगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिक बनाएंगे, अलग से कोई काम करने लगेंगे, इन प्रश्नों को ध्यान नहीं रखेंगे, तो एग्जामिनर आपके साथ कुछ इस तरीके से मुखातिब हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों के साथ आ जाएगा और आप उस समय परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं और मैंने जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से इन कंटेंट को प्रोवाइड कराना चाहा है, आपने उतने ही शिद्दत से इसे अपनाया भी है। अगर ऐसा हो गया है और आपको ये बेहतरीन चीज़ें बेहतरीन तरीके से मिल रही हों, तो आप अपनी नोटबुक पर अपनी कलम दौड़ाते रहें, अपनी पढ़ाई को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, मेहनत करें। आपके सामने सफलता खड़ी है, आप तैयार रहें। बस आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।